हम लोग आज फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 10 शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 9 तक का वीडियो आप लोग का बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 10 का वीडियो हम लोग बना रहे हैं आगे का। इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। कहने का मतलब है कि अगर कोई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर किसी प्लेन को रख दिया जाता है, ठीक है, देखिए प्लेन को रख दिया गया और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी प्लेन को रख दिया जाता है, तो उस प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। देखिए उस प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई द्वारा दर्शाते हैं। देखिए ये डिनोट करते हैं फाई द्वारा, ठीक है, इसको फाई पढ़ा जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार का प्लेन है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, लेकिन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है। जो प्लेन से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पास करे, प्लेन से, देखिए प्लेन से पास करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से पास करे वही फ्लक्स होता है। ठीक है, तो जैसे और हमेशा परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये भी याद रखना है। इसलिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, है ना, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितना पास कर रहा है, उसी को बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास कर रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 4 है ना, 4 पास कर रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पर 5 बराबर क्या है, 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक तीसरा भी उदाहरण दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेन रख दिए हैं, इसका थोड़ा सा एरिया क्या कर दिए, एरिया को बढ़ा दिए। ठीक है, एरिया को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो एरिया बढ़ा देने से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें पास होगा, है कि नहीं, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें पास होगा एरिया बढ़ा देने से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पास होगा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो यहाँ पर 6 फ्लक्स है ना। मतलब क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। किसके एरिया के, प्लेन एरिया के, जितना भी कोई भी प्लेन है उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गई ये बात। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर फील्ड लाइंस की डेंसिटी, मतलब फील्ड लाइन अगर ज़्यादा पास हो रही है किससे, प्लेन से, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर क्या हो कि फील्ड लाइंस है ना, अगर फील्ड लाइंस डेंसिटी बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ गया सैम्पल ये सभी चीज़। ठीक है, ये भी समझ गए हैं, ये भी समझ गए हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेम बोलोगे फाई ए बराबर ई डॉट ए। ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया है, जिस एरिया से ये पास होके जा रहा है, जिस प्लेन के एरिया से ये पास होकर जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं, जिस प्लेन के एरिया से ये पास होकर जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ये ई डॉट ए, है ना, ई डॉट ए, फाई बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए। इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, कि जानते हैं 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, तो ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बस याद रखना है कि जो प्लेन दिया हुआ है उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो उसी लाइंस की संख्या को क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक
फ्लक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, याद रखिए ई डॉट ए, और डॉट इसको पूरा लिखेंगे तो ई ए कॉस थीटा है ना, क्या लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा जो है ई और ए के बीच का एंगल है, थीटा क्या है ई और ए के बीच का एंगल है, हमेशा समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्लेन दिया हुआ है ना, एक प्लेन दिया हुआ है, और इस प्लेन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे टेढ़ा में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, मतलब कि ये जो प्लेन का एरिया है वो कैसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, परपेंडिकुलर रहता है हमेशा एरिया, आगे बताएंगे एरिया वेक्टर के बारे में। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना है। देखिए एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा होगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, फाई ई बराबर क्या था, ई डॉट ए ना था वेक्टर फॉर्म में, फाई बराबर था ई डॉट ए, मतलब डॉट है मतलब इसमें कौन सा थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो थीटा है वो दो भागों में बटेगा, एक बनेगा ई कॉस थीटा और एक बनेगा ई साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है, कॉस थीटा वाला, क्योंकि फॉर्मूला पे ही है ये कॉस थीटा। कॉस थीटा जब लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, समझ में आ रहा है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0 डिग्री, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ई ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई ए, सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, ई ए। समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला गया। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ भी एक एग्जांपल दिया गया है कि एक ये एक प्रकार से मान लीजिए क्या है, एक डिस्क है, मान लेते हैं डिस्क है। अब डिस्क है तो बताए थे, अभी बताए हैं कि एरिया वेक्टर जो लेंगे इसका ए, वो परपेंडिकुलर हमेशा लिया जाता है सरफेस से। तो देखिए यहाँ सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर गया, एरिया वेक्टर ए, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, और थीटा किसके बीच लेना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, समझ में आ गया। तो ये थीटा दो भागों में बटेगा ई से, एक बनेगा ई कॉस थीटा, एक बनेगा ई साइन थीटा, लेकिन हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, ई कॉस थीटा लेना है, क्योंकि फॉर्मूला पे है फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही लेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर लेंगे तो कॉस थीटा ऊपर की ओर जाएगा, एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, इसमें भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा फाई बराबर, फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई का मान ई है, बस ई है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ एक हिंदी में लिख दिया है, सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना नहीं, कि फाई ई का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के एलोंग हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के एलोंग है, तो एरिया वेक्टर के देखिए एलोंग ये हुआ ना, है ना, एरिया वेक्टर के एलोंग, बात समझ में आ गया, ठीक है। अगला बढ़ते हम लोग, देखिए हम बताए थे अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ गए, लेकिन एरिया वेक्टर बार बार आ रहा है तो थोड़ा एरिया वेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। देखिए एरिया वेक्टर के बारे में होता है कि किसी भी सरफेस है उस सरफेस का एरिया निकालना है ना। तो एरिया तो जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस गया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किए कि ए बी सी डी करके एक स्क्वायर बना लिए, जिसका साइड क्या है ए सब साइड है, और सारे एंगल 90 डिग्री है, समझ में आता है। तो इसी ए बी सी डी का जो एरिया होगा ना, है ना, तो एरिया क्या होगा बताइए, तो ए स्क्वायर पता है साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे इसको वेक्टर रूप में निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ एरिया बराबर क्या होता है ए बी अक्रॉस बी सी, ये 11th क्लास में बताया हुआ है कि एरिया कैसे निकाला जाता है, मैथ का प्रॉब्लम, ए बी क्रॉस बी सी एरिया निकालने के लिए। तो ए बी क्रॉस बी सी है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है साइन थीटा लगता है,
ए बी क्रॉस बी सी है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगता है, साइन थीटा लगता है। ए बी का वैल्यू कितना है, ए है, बी सी का वैल्यू कितना ए है, तो ए इंटू ए और साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया। और ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। अब के कैप दिए, के कैप डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि एरिया वेक्टर ना, वेक्टर में डायरेक्शन जरूरी है। हमेशा याद रखना है, जो एरिया वेक्टर मिलता ना है वो परपेंडिकुलर मिलता है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस वेक्टर का आप एरिया वेक्टर निकाले हैं उसके परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा, मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, जेड एक्सिस की ओर। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, इसलिए के क्या, के किसका होता है, आई जे के होता ना है, आई जे के, तो के किसका होता है, तो के होता है जेड एक्सिस का, ठीक है। ठीक है, इसमें प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकता है, मतलब अंदर के भी हो सकता है, बाहर के भी हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं, बस यहीं तक ना, हाँ यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरा क्या मिल गया, इसका एरिया वेक्टर का ए क्रॉस बी, है ना, ये ने मिला, जहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ए और बी के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर देखिए लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। जो प्लेन सरफेस होगा उसका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर। जैसे देखिए और एग्जांपल भी हम यहाँ लिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और एग्जांपल भी, ठीक है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड दे दिया, ठीक है। एक एरिया वेक्टर अब नीचे का निकालने के लिए देखिए, तो इसका पता है पहली बात की डायरेक्शन क्या होगा, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस है कि नहीं, प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, वाई एक्सिस है, मतलब इसका डायरेक्शन जे की ओर जाएगा, प्लस जे या माइनस जे। और एरिया वेक्टर का वैल्यू एल बी, है ना, एल बी हो जाएगा, एक ये लिखा हुआ है एल बी और जे, है ना, माइनस जे या प्लस जे, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर भी एक है देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दे दिए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर डिस्क दिया हुआ है जिसका रेडियस है आर, ठीक है। एरिया वेक्टर अभी बताए थे कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, है ना। देखिए इसका परपेंडिकुलर ये दोनों जाएगा, तो इसमें के जाएगा, ऊपर नीचे कौन रहता है, के, जेड एक्सिस ना है, देखिए ऊपर नीचे कौन है, देखिए ऊपर कौन है, जेड, तो नीचे भी कौन होगा, जेड, माइनस के जेड प्लस जेड, ठीक है। तो देखिए प्लस जेड और माइनस जेड, तो एरिया और क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के कैप। समझ में आ गया, क्योंकि डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक नहीं था, समझने के लिए था एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहते एरिया वेक्टर हमेशा किस में लगता है, एरिया वेक्टर हमेशा 2D सरफेस में लगता है, ओपन सरफेस रहना चाहिए, क्लोज नहीं रहना चाहिए। अब बोथ डायरेक्शन करेक्ट, बोथ डायरेक्शन करेक्ट का मतलब कि इसका पॉजिटिव डायरेक्शन और इसका नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या है, सही है, मतलब प्लस के माइनस के दोनों डायरेक्शन सही है। एरिया वेक्टर समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा एरिया वेक्टर समझ में आ गया, 3D सरफेस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जब फ्लश निकालेंगे ना, 3D सरफेस भी बहुत सारा आता है, तो उसको कैसे निकालते हैं। देखिए पहली बात है कि 3D सरफेस, है ना, जैसे यहाँ पर देखिए एक क्यूब बनाया गया है, यहाँ सिलेंडर बनाया गया है, यहाँ स्फीयर बनाया गया है, 3 सरफेस है। इसमें जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे प्लेन का पता चल गया कि परपेंडिकुलर होगा, है ना, खुले रूप से रहेगा, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज ए, मतलब कि ए वेक्टर, मतलब कि हमेशा इसमें जो है परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, बोल रहे ना, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब बाहर की ओर ही क्या रहेगा, इसका एरिया वेक्टर रहेगा। देखिए बाहर की ओर इसका एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर नहीं रहता है, पहली बात है 3D सरफेस में अंदर की ओर एरिया वेक्टर नहीं मिलेगा, बाहर की ओर एरिया वेक्टर मिलता है। तो सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर में बाहर की ओर एरिया वेक्टर, है ना। तो स्फीयर है, स्फीयर में भी क्या है, बाहर की ओर एरिया वेक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस पे, लेकिन ये ध्यान रखना है, हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस पे। जैसे देखिए यहाँ पर भी है परपेंडिकुलर। समझ में आ गया कि 3D स्ट्रक्चर में कैसे एरिया वेक्टर मिलता है, हमेशा बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में, अब परपेंडिकुलर सरफेस की ओर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे अगर ये 3D स्ट्रक्चर में आएगा तो, ठीक है।
देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जान गए कि क्या होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर समझ रहे हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये निकाला गया है ऐसा यूनिट, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिया गया है। देखिए जैसे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे इसको क्या करते हैं फाई ई ना लिखते हैं, फाई बराबर क्या होता है बताइए, ई ए होता है ना, ई ए सिमिलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स बाय चार्ज, है ना। फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, चार्ज का क्या हो गया कूलम, एरिया वेक्टर का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बताइए, तो यही दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट निकाल दिए। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसे यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए कुछ कुछ यहाँ पर सरफेस दिया हुआ है उसको फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है, कि फ्लक्स कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, देख ही रहे हैं। अब हमको निकालना है इससे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो क्या बताए हैं ई, और थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल। चूँकि हम बताए हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए एरिया वेक्टर कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ई और ए के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, है ना। तो cos 0 का वैल्यू कितना 1। एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो ई ए स्क्वायर है ना, इसका है ना ये हो गया। तो फाई का जो वैल्यू होता है ये ई डॉट ए, ई ए स्क्वायर, और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। जैसे देखिए एक यहाँ पर है एरिया वेक्टर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की ओर जा रही है, ठीक है। और इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या जाएगा बताइए, ये जो सरफेस है यहाँ से ये परपेंडिकुलर जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर जाएगा, यहाँ पर है ना ये प्लेन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा बराबर क्या मिलेगा मेरा, थीटा बराबर 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होता है ई ए कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना वैल्यू हो जाएगा 0। समझ में आ गया। अब देखिए एक जो है ये है, यहाँ पर एक डिस्क है, यहाँ पर डिस्क है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, हाँ 1 मिनट।